गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, शुरू करने से पहले आज की क्लास को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका पहला भाग ऑलरेडी दिया जा चुका है। जैन और अपभ्रंश शैली से संबंधित प्रश्नों की सीरीज थी, जिसका पहला भाग कल के वीडियो में दिया जा चुका है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपको मिल जाएगा। जो नहीं देख सके हैं वो देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप चैनल से पहली मर्तबा जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन, बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि बेल आइकन से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जो कुछ भी अपडेट किया जाएगा। और जो नए हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है, ये क्लास डेली रात 8 बजे चलती है। डेली आपको रात 8 बजे ये क्लास मिलती रहेगी। अगर कभी वीडियो नहीं डाला जाता है तो उसका नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है, किसी कारणवश अगर नहीं दे पाते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाए रहेंगे तो मिल जाएगा। आगे ये कहना था कि पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि अच्छे प्रश्न देते हैं, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और आपके कमेंट्स को देख के दिल जो है हिम्मत से और जुड़ जाता है और अच्छा करने की पूरी कोशिश रहती है एएमयू टीम को। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे रात 6 बजे, शाम को 6 बजे के बाद एक प्रश्न डाला जाता है, वहाँ पे आपको वोट करना होता है कमेंट्स के रूप में, और उसमें उसका सही उत्तर भी आपको दिख जाएगा। जब भी आप क्लिक करेंगे उस विकल्प पे किसी भी, तो जब सही करेंगे तो सही दिखा देगा, गलत करेंगे तो गलत करके सही भी दिखा देगा कि कौन सा इसका आंसर सही है। और इस पर आप लोग डिस्कशन भी करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पहली बात। और आगे ये कहना था कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एएमयू टीम की तरफ से कि आपने हमारे कल के वीडियो को बहुत पसंद किया और बहुत सारा प्यार दिया। और चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न जो है आज के इस भाग 2 का, भाग 2 है ये, भाग 1 कल का मैंने डाल दिया है। जैन और अपभ्रंश शैली स्पेशल सीरीज का दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं। प्रश्न का कहना है पहला, किस भारतीय शैली में छत्र कमल, स्वास्तिक आदि प्रतीकों का बहुलता से प्रयोग हुआ? कौन सी भारतीय शैली है जिसमें छत्र कमल, स्वास्तिक आदि प्रतीकों का बहुलता से प्रयोग किया गया है? ये हमारा पहला प्रश्न है। और पहले प्रश्न का हम जवाब देखेंगे तो होगा जैन शैली। किस में किया गया? जैन शैली में किया गया। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 2। अच्छे प्रश्नों को आज भी लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि आज भी आपको बेहद पसंद आएंगे ये प्रश्न। अगर कोई कमी हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा, उसे जरूर सर्च करके देख के सुधारा जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा या पुकारा या नाम दिया? जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली के नाम से एक कला समीक्षक, एक इतिहासकार ने पुकारा था, नाम दिया था। और क्या उनका नाम आनंद कुमार स्वामी है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ईवी हेवल साहब ने कहा था, या राय कृष्णदास ने? इन चारों में से वो कौन सा शख्स है, वो कौन सा विद्वान है जिसने पश्चिमी भारतीय शैली को जैन शैली के नाम से पुकारा? यह हमारा दूसरा प्रश्न है। और दूसरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्रों, वो आपका हो जाएगा ए, आनंद कुमार स्वामी ने। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने पुकारा था। प्रश्नों को गौर से देखिएगा और अच्छे से जहन में बैठा के अपने रखिएगा, ताकि आगे आपको भूलने ना पाए। ठीक है, रिपीट दोहराते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। नए जो लोग हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जो जैन लघु चित्र हैं उनके प्रमुख थीम, प्रमुख विषय, यानी उनके चित्रकारी का जो मुख्य विषय रहा, किसको विषय मानकर उन्होंने चित्रकारी की थी, ये पूछ रहा है तीसरा प्रश्न। तीर्थकार और उनकी जीवनी संबंधित, शासक संबंधित, मानव की आकृतियां संबंधित चित्र, या पशु पक्षी संबंधित चित्रों को उन्होंने अपना प्रमुख विषय बनाया जैन लघु चित्रों में, चित्रकारों ने, उस समय के कलाकारों ने। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कमेंट्स की बात करूंगा। तो एक कमेंट्स में ये कहना चाहूँगा कि मैं कई बार दो वीडियो में बता देता हूँ कि कमेंट्स में अगर कोई प्रश्न हो आपके पास तो आप भी हमें जो है शेयर कर सकते हैं। हम पूरा सबको उसके बारे में बताएंगे। तो कल हमारे एक फीमेल व्हाट्सएप पे हैं ग्रुप में, और व्हाट्सएप पे कुछ प्रश्नों को उन्होंने अपभ्रंश और जैन शैली से संबंधित कुछ प्रश्न जो है फ़ोटो खींच के भेजे और कहा कि सर इन्हें भी मेंशन करिए। तो
उनमें से कुछ प्रश्नों को हमने मेंशन किया है और कुछ प्रश्न जो बचे हैं उसको हम आगे भी वीडियो में मेंशन कर देंगे। तो ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, और आप अपने प्रश्नों को पाके और हमें दे रहे हैं और हमारे माध्यम से बाकी जितने हमारे चैनल पे जुड़े हैं उनको भेज रहे हैं। यही इंसानियत है और यही बड़प्पन है और यही हम लोग को बनाए रखना है, क्योंकि यही एक मजबूत डोर है जो हम दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। और तैयारी में अपनी अपनी दिमाग, अपना अपना रुतबा, अपना अपना स्टाइल होता है। कोई किसी को पीछे नहीं कर सकता। जिसको जितना जो है नॉलेज है वो अपना वहाँ दिखाएगा। तो कभी ये मत सोचिएगा कि हम ये प्रश्न किसी को नहीं बताएंगे, हम अपने ही पास तक रखेंगे, सिर्फ हम जानेंगे। इस तरह का विचार एक टीचर के पास कभी नहीं होना चाहिए, ना ही उसके दिल में ऐसा ख्याल आना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने प्रश्नों को दिया और कुछ प्रश्नों को मैंने मेंशन किया है, आगे उसका जिक्र करूंगा। तो तीसरे प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा तीर्थकार और उनकी जीवनी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मित्रों और चौथे नंबर प्रश्न पे चलेंगे। तो चौथा प्रश्न हमारा आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न संख्या 4। चौथे प्रश्न का कहना है कि अपभ्रंश शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा हुआ है। जो अपभ्रंश शैली है उसमें पशु और पक्षियों और प्रकृति, इनका जो चित्रण किया गया कैसा किया गया। अस्वाभाविक रूप में, भावात्मक रूप में, रचनात्मक रूप में या काल्पनिक यानी इमेजिनेशन करके किया गया, किस तरह से किया गया पशु पक्षी और प्रकृति का चित्रण अपभ्रंश शैली में। चौथा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्नों की आज सीरीज चल रही है भाग 2, और उम्मीद करता हूं कि आज की भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चौथे प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा अस्वाभाविक। क्या होगा? अस्वाभाविक। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5वें पे। 5वें का जिक्र करेंगे मित्रों। कह रहा है कि किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया। अब इस प्रश्न को मैंने 3/4 भाग मेंशन किया है। इसके जगह पर मैं एक शब्द और भी इस्तेमाल कर सकता था लेकिन नहीं किया। रीज़न ये था कि वो हमें आपसे जानना है कमेंट्स के माध्यम से कि क्या आपने उसकी जानकारी रखी है। कमेंट्स में आप सिर्फ इतना बताएंगे कि 3/4 भाग कितने चश्म के चेहरे के हिस्सों को कहते हैं। सभी चैनल जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, आप कमेंट्स करेंगे कि मनुष्य का चेहरे का 3/4 भाग यानी कितने चश्म के हिस्से को कहते हैं। जो चश्मा आप लोग पढ़ते हैं कि इतने चश्म के चेहरे बने, इतने चश्म के चेहरे बने, तो 3/4 भाग कितने चश्म को कहते हैं, ये आप कमेंट्स करिएगा। और सवाल ये है कि किस भारतीय शैली में मनुष्य के चेहरे 3/4 भाग में बने। तो इसका जो सही जवाब है आप अपना कमेंट्स कर लीजिएगा। और इसका जो सही जवाब है मित्रों वो है जैन शैली में। किस में? जैन शैली में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। 6 नंबर प्रश्न का कहना है भारतीय कला में बेल बूटे का आरंभ किस शैली में माना जाता है। बेल बूटे, इसका जो शुरुआत माना जाता है किस शैली में माना जाता है भारतीय कला में। जैन शैली में, अजंता शैली में, पहाड़ी शैली या राजस्थानी शैली। ठीक है, तो किस शैली में बेल बूटे का आरंभ माना गया ये कहा जाएगा। और एक कमेंट्स लूँगा। वैसे वो कमेंट्स लेना तो नहीं चाहिए था लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जिक्र कर लेना अच्छा होता है, सामने वाले को तसल्ली हो जाती है। तो एक शुक्ला जी हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, सिर्फ शुक्ला ही टाइटल लूँगा उनका। पता नहीं कौन से शुक्ला करके थे, और उन्होंने एक कमेंट्स किया था मेरे वीडियो में कि पढ़ाया करो टाइम पास ना किया करो। ऐसा ही उनका वर्ड था कि पढ़ाया करो टाइम पास ना किया करो। मतलब उनको लगता है कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, टाइम पास करता हूँ। और पता नहीं किस मार्फत, किस तरह से उन्होंने ये बात किस मतलब आधार पे कहा कि मैं टाइम पास करता हूँ। अभी तक जितने हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें तो अच्छा लगा, लेकिन उन्हें टाइम पास लगा। तो खैर, अगर आपको टाइम पास लगता है तो आप टाइम पास ही समझ के पढ़ लीजिए। अगर आप एज ए टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मोहब्बत के साथ, स्वेच्छा के साथ हमारे चैनल से जाके कहीं और पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो है ज़बरदस्ती नहीं किया है। तो शुक्ला जी, इस तरह के वर्ड अच्छे नहीं लगते हैं। आप एक टीचर के रूप में जो है बन रहे हैं, तो हम लोग खुद ही जो है इस तरह का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते जिससे कि सामने वाले को जो है गिल्टी फील हो। चाहे मैं ही हूँ, अगर मैं आप लोग को कुछ कहूँ तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा ये हक नहीं है।
कि हम आप लोग को, ना ही हमें कुछ अधिकार दिया गया है कि हम आप लोग को ऐसा कुछ कहें। फिर भी उनकी दिमाग में क्या विचार आया तो वही जानते होंगे। तो 6 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा हमारे मित्रों, वो हो जाएगा जैन शैली। बूटे, बेल बूटे का आरंभ जिस शैली में किया गया वो जैन शैली में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न का जिक्र करते हैं। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है पाल पोथियाँ किस लिपि में लिखी गई। कई जब देखिएगा मिस्टेक टाइपिंग में हुआ है तो उसको मैं सीधा पढ़ दे रहा हूँ, तो उसको ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें छोटी मोटी होती रहती हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि पाल पोथियाँ जो हैं वो कौन सी लिपि में लिखी गई। मेरे ख्याल से इस तरह एक प्रश्न एक बार इस तरह का रिपीट भी हो चुका है। पाल पोथियाँ, पाल पोथी की बात कर रहा है। पाल पोथियाँ किस लिपि में लिखी गई मित्रों, तो 7वें प्रश्न का जवाब होगा देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। जो पाल पोथियाँ थी वो देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। ये पाल संबंधित प्रश्नों में से एक प्रश्न था। तो कुछ प्रश्न हैं जो इसको मैं इसमें मेंशन कर लूँगा और वो बेहतर रहेगा मेंशन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 8वें प्रश्न का जिक्र करेंगे हम आज। तो 8वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि पश्चिमी भारतीय शैली के चित्रों में मानव आकृतियाँ की बनावट कैसी थी। पश्चिमी भारतीय शैली के चित्रों में मानव की जो आकृतियाँ थीं उनकी बनावट कैसी थी। आदिमानव की जैसी बनाई गई थी, बहुत सतर्कतापूर्ण किया गया था वर्क उसमें, आदमी और मनुष्य का था, या गुड्डे गुड़ियों जैसी थी, किस तरह की थी। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ये कि पश्चिम भारतीय शैली के नाम से पुकारा गया जिस शैली को, उस शैली का नाम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उसका नाम ना रख के क्या लिखा है, पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में मानव आकृतियों की बनावट किस तरह की रही है इन चारों में से। ये है 8वां प्रश्न हमारा, और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, गुड्डे गुड़ियों जैसी। कैसी थी, गुड्डे गुड़ियों जैसी। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न का कहना है गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ से हुआ। जो गुजरात शैली है उसका बीजारोपण मतलब प्रफुल्ल हुआ, खिला। बीजारोपण का मतलब एक पौधे से, समझ ही रहे, एग्जाम्पल के तौर पे पौधा है और वहाँ डाल दिया गया तो उसका बीजारोपण हुआ, यानी कि उसकी नींव डाली गई। कहने का मतलब गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ से हुआ, राजस्थान से हुआ, अजंता की गुफा से, गुजरात से, या उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। कहाँ से हुआ गुजरात शैली का बीजारोपण, ये हमारा 9 नंबर प्रश्न है। ठीक है, और 9 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा गुजरात से। कहाँ से हुआ मित्रों, गुजरात से हुआ। आगे बढ़ेंगे, 10वें प्रश्न का जिक्र करेंगे हम, प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे वेरूल के भित्ति चित्र को किस शैली का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। वेरूल के भित्ति चित्र को, ठीक है, कहाँ की शैली का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। अपभ्रंश शैली का, राजस्थानी शैली का, पाल शैली, या पहाड़ी शैली का। ठीक है, प्रश्न तो ये हो गया। इस वेरूल की जगह मैं एक और चीज़ का नाम रख सकता था, लेकिन मैंने वेरूल का नाम इसलिए रखा है क्योंकि कुछ लोग की जो है हो सकता है भूले भटके दिमाग से हट गया हो, तो आज वो ताज़ा हो जाएंगी, और जिनके पास पता है तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। वेरूल एक गुफा का नाम है और उस गुफा को हम वेरूल के नाम से भी पुकारते हैं। तो उसी गुफा के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि वो कौन सी गुफा है, यानी जिसको वेरूल भी कहा गया, वहाँ के भित्ति चित्र किस शैली का उत्कृष्ट नमूना माना गया, यानी वहाँ का जो भित्ति चित्र हमको मिला उस गुफा का, वहाँ के जो है कौन सी शैली में उसका उत्कृष्ट नमूना माना जाता है वहाँ के भित्ति चित्रों का। तो वेरूल कौन सी गुफा है ये आपको बताना है, और इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा अपभ्रंश शैली। क्या हो जाएगा, अपभ्रंश शैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे मित्रों, प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तीर्थकर देवताओं में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। जो तीर्थकर देवताएं थे उनमें जिस रंग का प्रयोग किया गया वो रंग किस तरह का था। प्रतीकात्मक रंग था, अप्रतीकात्मक था, या दोनों ही यूज किया गया, या इनमें से कोई ऐसा रंग यूज नहीं किया गया। देवी
देवताओं, तीर्थकार देवताओं के रंगों के प्रयोग के रूप में इसमें से कोई नहीं किया गया। ये 11 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है। और 11 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हमारा होगा वो आपका हो जाएगा प्रतीकात्मक। क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक। ठीक है, आइए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों, जैन शैली की प्राचीन उदाहरण प्राप्त हैं। जैन शैली का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना एग्जाम्पल, उदाहरण कह रहा है। एग्जाम्पल हमें जो जैन शैली के सबसे प्राचीन मिलते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? गंधव्यू में मिलते हैं, निशित चूड़ी में मिलते हैं, पंचशिखा में, या प्रज्ञा परमिता में। इनमें से वो कौन सा जो है ये ग्रंथ है, ये जितने भी नाम हैं उस समय के ग्रंथ हैं, और पूछ रहा है कि जैन शैली के जो प्राचीन एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, उदाहरण देखने को मिलते हैं, इनमें से किन में देखने को हमको मिलते हैं। ये है हमारा 12वां प्रश्न। और 12वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा निशित चूड़ी में। कहाँ? सबसे प्राचीन एग्जाम्पल अगर देखने को मिलते हैं तो जैन शैली के निशित चूड़ी में देखने को मिलते हैं। बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा क्या कहना चाहता है 13 नंबर प्रश्न। मित्रों 13 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जो जैन चित्रकला है वो हिंदुस्तान के कौन से एरिया की मानी गई है या कही जाएगी? उत्तर, पूर्व, मध्य या पश्चिमी? ठीक है, जैन चित्रकला ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न और पढ़ाया था मैंने, वहाँ पे मैंने जैन का जिक्र नहीं किया है, वहाँ पे मैंने पाल शैली के बारे में जिक्र किया है। पाल शैली का जो एरिया चित्रकला के बारे में जिक्र किया है। यहाँ पाल शैली के बारे में नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है। तो मित्रों जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी क्षेत्र की है। कहाँ की है? पश्चिमी क्षेत्र की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। प्रश्न को बहुत सिंपल तरीके से दूसरे अंदाज में मैंने किया है इसको, कि जैन चित्रकला के प्रसिद्ध जो स्रोत हैं, स्रोत वो बताना है आपको। पंचदासी, धम्मपद, कल्पसूत्र या कामसूत्र। मेरे प्रश्न का पूछने का आशय आपको समझ में आ रहा है कि ये जरूर बताइएगा कि जैन चित्रकला का जो प्रसिद्ध स्रोत है, स्रोत का आशय क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि उसका स्रोत कह रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा कि आप कहते हैं कि मैंने जो है, जैसे मान लीजिए अभी यूपी टेट का पेपर जो था वो आउट हो गया था, यानी एक दिन पहले लोग जान गए यूपी टेट के पेपर को, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब जिनके पास उसका आंसर की या प्रश्न पूरे आए, वो कैसे आए? उनका कोई स्रोत रहा होगा, कोई जरिया रहा होगा जिसके जरिए उनको मिला, आप तक पहुंचा। तो आपका स्रोत कौन था? सामने वाला जिन्होंने आपको दिया। उनका स्रोत कोई और था जिन्होंने उनको दिया, और उनका स्रोत कोई और था जिन्होंने उनके दिया। तो एक चैन हो गया था वो। तो ठीक उसी प्रकार जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत हमको जानना है कि इसका स्रोत क्या है जैन चित्रकला का। तो मित्रों एग्जाम्पल आपने समझ लिया होगा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, और इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कल्पसूत्र। सॉरी, कल्पसूत्र नहीं, कल्पसूत्र, सी राइट आंसर होगा। कल्पसूत्र जो है वो जैन चित्रकला का प्रसिद्ध सूत्र है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली नाम दिया। अभी थोड़ी देर पहले पश्चिमी भारतीय शैली के बारे में एक प्रश्न था, और वही प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली नाम किसने दिया था? कनिंघम ने, एके स्वामी, पीसी मानक या मार्शल? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा एके स्वामी। एके स्वामी मीन्स आनंद कुमार स्वामी। 16 नंबर प्रश्न आए। प्रश्न संख्या 16 आप देखेंगे,
केयरफुली ध्यान दीजिएगा हर प्रश्नों को। जैन और अपभ्रंश शैली से संबंधित प्रश्नों का भाग 2 चल रहा है इस सीरीज में। दूसरा भाग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी मिल जाएगा लिंक के साथ। आप जो नए लोग नहीं देख पाए, चाहे जो पुराने लोग नहीं देख पाए, वो देख सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सवा चश्म के चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गई। प्रश्न गौर से देखिएगा। सवा चश्म के चेहरे बनाए गए, ठीक है, और जो चेहरे बनाए उनकी जो आंखें थी वो बाहर की तरफ निकली हुई बड़ी बड़ी थी। यानी ये चित्रकारी की खासियत बता रहा है चित्र की। ये सभी चीज़ें जो हैं कौन सी शैली में निर्मित किए गए हैं, बनाए गए हैं, गढ़े गए हैं, ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न नंबर 16। राजपूत शैली में, जैन शैली में, पाल शैली में, या किसी भी शैली में नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जैन शैली। जो जैन शैली है उसमें सवा चश्म के चेहरे बने। चेहरे जो सवा चश्म के बने वो बाहर निकली हुई बड़ी आंखें भी उसमें थी। ये सब खासियत जो है जैन शैली के रही है चित्रों की, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है जैन कला को गुज्जर कला नाम किसने दिया। देखिएगा नाम म छूट गया है, नाम, ठीक है, नाम है वो। जैन कला को गुर्जर कला किसने दिया था नाम। कृष्णदास जी ने, अनंत कुमार स्वामी जी ने, हेलन रूबिनो ने, या पर्सी ब्राउन ने। इनमें से वो कौन सा कला इतिहासकार, समीक्षक कह लीजिए, ने गुर्जर कला नाम दिया, जैन कला को गुर्जर कला का नाम दिया, पुकारा, कहा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न यही है और उम्मीद कर रहा हूँ कि 20+ प्रश्नों की आज की सीरीज में आज भी आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करके जाएंगे और बेहतरीन लगेगा वीडियो। और लगेगा वीडियो तो आज भी कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, बस यही मैं चाहूँगा। यही प्यार मोहब्बत आपकी चाहिए मित्रों। और हमारे इस 17वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा पर्सी ब्राउन ने। जैन कला को गुर्जर कला का नाम दिया पर्सी ब्राउन ने, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न पे बढ़ेंगे हम। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है और 18वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कल्पसूत्र की प्राचीन प्रति कहाँ से और कब मिली। प्राचीन, देखिएगा सबसे पुरानी प्रति की बात कर रहा है कि कल्पसूत्र ग्रंथ की प्राचीन प्रति कहाँ से और कब मिली। कहाँ से और कब, तो कहाँ से तो दिख रहा है, कब वाला इसमें ऑप्शन नहीं ले पाए हैं, लग रहा है ध्यान से हट गया क्वेश्चन बनाते हुए, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको अभी, ठीक है। फिलहाल अभी हम जो बात करेंगे वो हम सिर्फ बात करेंगे पहले कि कल्पसूत्र की प्राचीन प्रति कहाँ से मिली, ठीक है। यह है हमारा प्रश्न और हमारे प्रश्न का विकल्प है मांडू, मालवा, जौनपुर, यूपी, दोनों जगह से, या इसमें से कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कल्पसूत्र की प्रति हमको देखने को मिली, ठीक है। तो चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 18 कमेंट्स बॉक्स में फटाफट कमेंट्स करते जाइए कि क्या होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। आपको सिर्फ बताना है कहाँ से मिली प्राचीन प्रति, कब मिली ये मैं अभी आपको जिक्र कर दूंगा जो छूट गया है, जबकि उसको इसमें मेंशन कर लेना चाहिए था लेकिन ध्यान से हट गया प्रश्न बनाने के बाद विकल्प डालने में। तो 18वें प्रश्न का अगर हम जवाब देखेंगे तो उसका जवाब होगा मांडू, मालवा। कल्पसूत्र की प्राचीन प्रति कहाँ से, मांडू, मालवा से। और कब मिली, सवाल यहाँ ये है, तो 1439 ईस्वी में। किसमें, 1439 ईस्वी में मांडू, मालवा से कल्पसूत्र की प्राचीन प्रति हमको मिली थी। तो ये सन याद रखिएगा कि कब मिली थी और ये याद रखिएगा कहाँ से मिली थी, क्योंकि ये दोनों चीज़ प्रश्न को उल्टा करके भी बना सकता है एग्जामिनर। आपसे ये भी प्रश्न को उल्टा करके इस तरह से भी पूछ सकता है कि कल्पसूत्र की प्राचीन प्रति किस सन में मिली, इकलौता प्रश्न। या ये पूछ सकता है मांडू, मालवा से मिली प्राचीन प्रति कल्पसूत्र का समय काल है 1439, इस तरह से पूछा जा सकता है।
तो पूछने का स्टाइल अलग अलग है एग्जामिनर का, जो जिसके दिमाग में जैसा आ जाए। 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 19। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, अल्हा रुदल। प्रश्न है कि अल्हा रुदल की छोटी कचहरी का चित्र किस शैली में बने। अल्हा रुदल की छोटी कचहरी चित्र यह है, इस चित्र का नाम है अल्हा रुदल की छोटी कचहरी, और ये चित्र कौन सी शैली में बने हैं। प्रश्न संख्या 19 ये पूछ रहा है हमारा, पाल शैली में बने, अपभ्रंश शैली में, राजस्थानी शैली में या पहाड़ी शैली में। वो कौन सी शैली है जिसमें अल्हा रुदल की छोटी कचहरी चित्र नामक चित्र बनी, और उस शैली का नाम जो है वो है मित्रों हमारा अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली में अल्हा रुदल की छोटी कचहरी का चित्र बनाया गया, चित्र का नाम है अल्हा रुदल की छोटी कचहरी। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 जो है हमारे पास, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है। मांडू फेमस है बौद्ध भित्ति चित्रकारी के लिए, इतिहास की पूर्व गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, या जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। मांडू जो है वो कौन सी चित्रकारी, कौन सी चित्रकला के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, विख्यात है। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जैन चित्रकारी के लिए ये फेमस है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 21। अच्छे प्रश्नों की आज भी सीरीज है जैन और अपभ्रंश शैली से भाग 2 के रूप में, और 21वां प्रश्न उसका पूछ रहा है, नोमीनाथ की आकृति में कौन सा रंग भरा गया। नोमीनाथ, उसकी जो आकृति थी उसमें रंग जो भरे गए वो किस तरह के भरे गए। देखिएगा, कला नहीं है, काला है ये, काला, लाल, पीला या कोई भी रंग उसमें नहीं मेंशन किए गए, मतलब भरे गए। नोमीनाथ की आकृति में कौन सा रंग भरा गया। ठीक है, ये है हमारा 21 नंबर प्रश्न। और नोमीनाथ का जिक्र है तो आप दिमाग में आपके कई लोग के सवाल आएगा कि क्या है नोमीनाथ। तो कल अगर आपने पहला पाठ देखा होगा तो जैन तीर्थकारों के चित्रों की कहानियाँ किस में शामिल की गई हैं, तो वहाँ पे एक नोमीनाथ ऑप्शन था। तो नोमीनाथ है क्या, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या तो कोई ये नाम नहीं है, ये नाम भी है तो एक जो है ग्रंथ है अपने आप में एक, तो उसमें कौन सी आकृतियों का रंग भरा गया है ये पूछ रहा है। जैसे कि आपको कल प्रश्न पूछा गया था कि तीर्थकारों के जो है चित्र किस में जो है ज़्यादातर हमको देखने को मिलते हैं, तो नोमीनाथ की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा काला। ये काला है, देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, मात्रे में काला है ना कि कला है, काला याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है, जैन शैली के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ। जैन शैली के चित्र तो वैसे बहुत प्राप्त हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा संग्रह यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में, संग्रह का आशय यहाँ से संख्या में, मात्रा में, जैन शैली के चित्र सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से प्राप्त हुए। तिब्बत से, गुजरात से, जौनपुर से या उड़ीसा से। ये कौन सी इनमें से जगह है जहाँ पे सबसे बड़ा संग्रह, सबसे ज़्यादा चित्रों का हिस्सा, संग्रह मीन्स सबसे ज़्यादा हिस्सा जैन शैली का हमें प्राप्त हुआ, मिला, वो कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गुजरात से। कहाँ से, गुजरात से प्राप्त हुए थे, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न, और ये प्रश्न हमारे फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनको दिया हुआ है। ये प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न, सॉरी 23 है। पूछ रहा है कि किस शैली की रेखाएं कोणात्मक तरीके से बने। ये प्रश्न कल हमारा फीमेल एक मैडम थी उनको दिया हुआ था, तो ये प्रश्न वहाँ से शामिल किया गया है।
कि कोणात्मक रेखाएं, कोणात्मक तरीके से रेखाएं बनी हैं कौन सी शैली में। ये प्रश्न उनका दिया हुआ है, और भी कुछ प्रश्न दिया था उन्होंने, जिसमें अभी कुछ ही प्रश्नों को मैंने लिया है। अजंता में, पाल में या जैन शैली में, इनमें से वो कौन सी शैली है जिसमें रेखाएं जो हैं कोणात्मक तरीके से बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जैन शैली में। जैन शैली में रेखाएं जो हैं कोणात्मक बनी हुई हैं। ठीक है, और भी एक आकार से बनी हुई हैं जिसके बारे में मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, उम्मीद है कि आप उसको बारे में जरूर जान रहे होंगे। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो गुजरात से मिला। ठीक है, कपड़े पर निर्मित, कपड़े पर निर्मित उस काव्य आकृति कलाकृति का नाम बताना है जो गुजरात से मिला था। ठीक है मित्रों, कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो गुजरात में मिला। तो कपड़े पे निर्मित है, काव्य कलाकृति है और मिला है हमसे गुजरात में। और हम आपको बताएंगे भी अभी इस वीडियो में इस प्रश्न के कि मिला किनको था वो। ठीक है, पहले तो ये जानना है कि वो काव्य कलाकृति कौन सी है। बसंत विलास है, कालकाचार्यनाथ है, कल्पसूत्र है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा इनमें से ग्रंथ है, कौन सा काव्य कलाकृति है जो कपड़े पर निर्मित है, यानी कपड़े पर बनाई गई है और वो गुजरात से मिली है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बसंत विलास। बसंत विलास कपड़े पर निर्मित है काव्य कलाकृति और ये गुजरात से मिली। और जिनको ये मिला गुजरात में वो थे हमारे एनसी मेहता साहब, एनसी मेहता। तो ये याद रखिएगा कि किनको मिला था, एनसी मेहता को। यानी कपड़े से निर्मित उस काव्य कलाकृति, अगर मैं प्रश्न को इस तरह से पूछना चाहूँ तो इस तरह से पूछ सकता था कि कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जिसे एनसी मेहता साहब ने गुजरात से खोजा था या एनसी मेहता साहब को गुजरात से मिला था। तो बस ये याद रखना है कि मिला किसे था, तो एनसी मेहता साहब को, क्योंकि प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहली बात तो कपड़े से निर्मित है, ये याद रखना है। काव्य कलाकृति है, गुजरात से मिली है और एनसी मेहता के द्वारा ये खोजी गई, या कह लीजिए कि उन्हीं को ये मिली। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज जैन और अपभ्रंश शैली से, जिसका भाग 2 आप देख रहे हैं। पहला भाग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इसी मिलेगा लिंक के द्वारा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि बिगड़ी हुई कलाकृतियों के रूप में इनमें से किस शैली को जानते हैं। ये भी प्रश्न उन्हीं फीमेल के द्वारा दिया हुआ प्रश्नों की सीरीज से है। बिगड़ी हुई कलाकृति के रूप में इनमें से किस शैली को हम जानते हैं। अपभ्रंश शैली को, पाल शैली को, राजस्थानी शैली को या मुगल शैली को, किस शैली को। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं जो हमारे पास हैं, या कह लीजिए कि है भी, ध्यान में नहीं आया है, तो जिनसे मिला उनका श्रेय बिल्कुल उनको जाना चाहिए। तो जिन्होंने दिया था वो फीमेल हैं, उनका नाम तो याद नहीं है, अगर वो नाम भेजी होती तो उनका नाम भी मैं ज़रूर लेता। नाम तो नहीं भेजा था उन्होंने अपना, लेकिन एक फीमेल ही थी जो कल व्हाट्सएप पे मेरे दिया था उन्होंने। तो उन्हीं का ये भी प्रश्न है कि बिगड़ी हुई कलाकृतियों के रूप में किस शैली को हम जानते हैं, उनके नोट्स से ये प्रश्न था। और इसी तरह से आप सभी के पास भी अगर कुछ है तो दे दीजिएगा उसको, और क्लियर करके दीजिएगा, मैं भी क्लियर कर लूँगा डालने से पहले, और उसको जो है बाकी सभी लोगों के बीच पेश किया जाएगा ताकि सबको उसका लाभ मिले। तो 25वें प्रश्न यानी आखिरी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली को हम जो है बिगड़ी हुई कलाकृतियों के रूप में जानते हैं, या कह लीजिए पुकारते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा भाग 2 जैन और अपभ्रंश शैली से संबंधित प्रश्नों की सीरीज बिल्कुल पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई होगी तो बस इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, और इतना ही कहता हूं हमेशा, एक लाइक आपसे उम्मीद करता हूं कि चाहिए, अच्छे कमेंट्स के साथ अच्छे लाइक, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि नए लोग जुड़ जाएं। हेल्प करिए, हेल्प करना ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल है और ये करना चाहिए। और कमेंट्स अच्छे अच्छे करते रहिए जैसे हमेशा करते आ रहे हैं, आज भी वही उम्मीद करूँगा। और दिल से करिएगा, जहाँ कहीं भी फॉल्ट हो, गलत दिख रहा हो, उस पर मार्क करिएगा और उसको कमेंट्स करिएगा ताकि मैं उसको देखूं, क्लियर करूं, और अगले वीडियो में अगर वो गलत है तो उसको गलत कहा जाएगा,
अगर सही है तो उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, गुड नाइट।